बचपन से हमें सिखाया जाता है मेहनत करोगे तो सपने पूरे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सपने की जो हर आम आदमी का होता है। वो है अपनी पहली कार खरीदने का सपना। लेकिन ये सपना पूरा होने से पहले ही चुरा लिया जाता है टैक्स के नाम पर। इंडिया में कार एक लग्जरी आइटम से कम नहीं है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कार पर लगने वाले टैक्स। भारत में ऑन एन एवरेज एक कार की टोटल प्राइस का 45 से 50% तो सिर्फ टैक्स ही होता है। सोचो, अगर आप 10 लाख की कार खरीद रहे हो तो उसमें से सिर्फ 5 लाख तो टैक्स भर रहे हो, मतलब एक और कार का पैसा तो टैक्स भरने में चला गया। अब सवाल ये है, क्या कार एक नेसेसिटी है या लग्जरी? इस पे इतना टैक्स क्यों? क्या सरकार हमें लूट रही है? क्या दूसरे देशों में भी इतना ही टैक्स है? और क्या इंडिया में अब सस्ती कार लेना सिर्फ सपना बनकर रह गया है? सो आज हम बात करेंगे इंडिया में कार्स पर लगने वाले टैक्स की और समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है। जनरली गाड़ियों में दो तरह के प्राइस टैक्स होते हैं, एक एक्स शोरूम प्राइस तो दूसरा ऑन रोड प्राइस। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एक्स शोरूम प्राइस है क्या। एक्स शोरूम प्राइस वो अमाउंट है जो कार बनाने की कॉस्ट, कंपनी का प्रॉफिट और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मिलाकर बनता है। क्योंकि सरकार के हिसाब से तो कार एक लग्जरी आइटम है, इसलिए कार पर लगाया जाता है एटलीस्ट 28% जीएसटी, जो कि जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब है। और इसके बाद भी इस पर लगाया जाता है सेस यानी कि कंपनसेटरी टैक्स। ये एक एडिशनल टैक्स होता है जो नॉर्मल टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, मतलब जीएसटी के ऊपर भी ये एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे कि रोड डेवलपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव। कार के केस में जीएसटी, कंपनसेशन सेस, पोल्यूशन सेस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जैसे चार्जेस लगते हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही महंगा पड़ता है, क्योंकि ये सारे चार्जेस आपकी कार की एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर ऐड होते हैं, ना कि ऑन रोड प्राइस पे। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे तो टैक्स ही कंपाउंड हो रहा है। जीएसटी से पहले यानी प्री जीएसटी रिजीम में कार्स पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट और कई अन्य तरह के चार्जेस, जिसकी वजह से कार के प्राइसेस में कंफ्यूजन होता था। लेकिन सरकार ने ये सब टैक्सेस को एक ही टैक्स से रिप्लेस करने का प्लान बनाया, जो था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट था। प्री जीएसटी रिजीम में एक हाई एंड कार पर मैक्सिमम 45% तक टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के अंडर कार्स पर सिर्फ 28% जीएसटी लगाया गया। अब सोचिए, अगर पहले टैक्स 45% था और अब सिर्फ 28% हो गया तो सरकार का रेवेन्यू तो कम हो जाएगा ना। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने 28% जीएसटी के साथ 22% सेस भी लगा दिया, मतलब अब कार पर टोटल टैक्स 50% तक पहुंच गया। और ये सेस का नाम सुनकर आप लोगों को लगा होगा ये किसी डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन रियलिटी में ये सरकार के रेवेन्यू लॉस को कवर करने के लिए ऐड किया गया है। जीएसटी का मकसद था टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, लेकिन कार्स के केस में ये सिंप्लीफाई होने की जगह और भी ज्यादा उलझ गया और आम आदमी के लिए कार खरीदना और महंगा हो गया। अब बात करते हैं कि सेस की कैलकुलेशन आखिर की कैसे जाती है। सेस की कैलकुलेशन उसकी इंजन की कैपेसिटी, कार की लेंथ और ग्राउंड क्लियरेंस पर डिपेंड करती है। पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी कार्स के लिए अगर इंजन 1200 सीसी से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम तो सेस 1% लगेगा। लेकिन अगर वही कार 4 मीटर से लंबी हो तो सेस 15% हो जाता है। और अगर इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा हो तो चाहे लेंथ और ग्राउंड क्लियरेंस कुछ भी हो, सेस 22% लगेगा। डीजल कार्स के लिए अगर इंजन 1500 सीसी से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम तो 3% सेस लगेगा। लेकिन अगर वही कार 4 मीटर से लंबी है तो सेस 20% हो जाता है। अगर डीजल कार का इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है, लेंथ 4 मीटर से लंबी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 mm से ज़्यादा है तो सेस 22% हो जाता है, जिससे टोटल टैक्स 50% तक पहुँच जाता है। अब सोचिए, कार बनाने की कॉस्ट, कंपनी का अपना प्रॉफिट प्लस 28% जीएसटी और सेस, मतलब ये वो प्राइस है जो शोरूम में कार के ऊपर लिखा होता है। लेकिन क्या ये कार की फाइनल प्राइस है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद भी ऐसा बहुत कुछ ऐड होता है जो कार के प्राइस को 20 से 30% बढ़ा देता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, हैंडलिंग चार्जेस, काउ एंड ग्रीन सेस। ये सब चार्जेस हम सरकार को पे करते हैं एज अ टैक्स। एक्स शोरूम प्राइस में ये सब चार्जेस को मिला के कार की जो फाइनल प्राइस होती है उसे ऑन रोड प्राइस कहते हैं। अब इन चार्जेस को हम एक एक करके समझेंगे और इसमें पहला है रजिस्ट्रेशन चार्ज।
आपको गवर्नमेंट के यहाँ यानी आरटीओ में अपनी खरीदी हुई कार को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस स्टेट टू स्टेट वेरी करती है और 5,000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है, जो आपको बस कार रजिस्टर करने के लिए पे करना होगा, तब जाकर कहीं आपको अपनी कार की नंबर प्लेट मिलेंगी। इसके बाद बारी आती है रोड टैक्स की। अब आपको अपनी खरीदी हुई कार सरकारी रोड पर चलाने के लिए तो सरकार को पे करना ही पड़ेगा ना, वरना सरकार रोड को मेंटेन कैसे करेगी। रोड टैक्स कार की एट शोरूम प्राइस पर लगता है, यानी जिस प्राइस पर ऑलरेडी जीएसटी जैसे टैक्स इंक्लूडेड है उस पर आपका रोड टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये टैक्स स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। नॉर्मल कार्स पे रोड टैक्स 8% से 12% तक हो सकता है, वहीं हाई एंड लग्जरी कार्स के लिए ये 22% तक जा सकता है। जैसे दिल्ली में रोड टैक्स 4% से 12% तक होता है, वहीं केरला में रोड टैक्स 10% से 22% तक जा सकता है। इसके बाद बारी आती है इंश्योरेंस की। इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, यानी आप बिना इसके अपनी कार लीगली रोड पे चला भी नहीं सकते। चलिए अब समझते हैं कि इंश्योरेंस आखिर काम कैसे करती है। फर्स्ट पार्टी होते हैं आप, सेकंड पार्टी होती है वो कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है, एंड थर्ड पार्टी होते हैं वो जिसके साथ आपका एक्सीडेंट होगा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जिसके साथ आपका एक्सीडेंट होगा तो उनका जितना भी नुकसान आप करोगे वो पे करेगी सेकंड पार्टी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। वहीं अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हो तो आपके नुकसान का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब एक इंश्योरेंस की एवरेज कॉस्ट 15 से 50,000 तक होती है, और आपको ये बता दूं यहाँ भी आप जीएसटी भरते हैं जो कि 18% तक होती है, यानी कि यहाँ भी टैक्स की कंपाउंडिंग। इसके अलावा आपको कार की एक शोरूम प्राइस का 1% एज टीसीएस पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 206 के अकॉर्डिंग अगर आप 10 लाख से ऊपर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% एज टीसीएस पे करना पड़ता है। बाय द वे टीसीएस रिफंडेबल है, आप इसका आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। कार खरीदते वक्त आपने नोटिस किया होगा कि बिल में हैंडलिंग चार्जेस का एक अलग से कॉलम होता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये चार्जेस क्यों लगते हैं? हैंडलिंग चार्जेस बेसिकली शोरूम के लॉजिस्टिक्स और पेपर वर्क के लिए लिए जाते हैं। मतलब कार को शोरूम तक लाने, उसकी डिलीवरी प्रिपेयर करने और डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए ये फीस ली जाती है। लेकिन ये चार्जेस फिक्स नहीं होते, हर शोरूम इसे अपने हिसाब से डिसाइड करता है। कुछ 5,000 लेते हैं तो कुछ 10,000 तक चार्ज कर सकते हैं। और इन सब चार्जेस के बावजूद भी कुछ स्टेट्स में आपको काउ सेस और ग्रीन सेस के नाम पर 2-3 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। ग्रीन सेस एनवायरनमेंट के लिए, वहीं काउ सेस गाय के संरक्षण के लिए लिया जाता है। पर सच्चाई तो ये है कि जहाँ गाय की पूजा होती है वहीं दूसरी तरफ गाय सड़कों पर आवारा घूमती हैं और अनेकों रोड एक्सीडेंट्स का कारण बनती हैं। इतना सब जानने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो मैं आपको बता दूं इंपोर्टेड कार्स पे लगने वाले टैक्स के बारे में। इंडिया दुनिया की उन कंट्रीज़ में से एक है जो इंपोर्टेड कार्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करती है। दुबई में एक मर्सिडीज एस क्लास की ऑन रोड कीमत लगभग 1,70,00,000 होती है, जिसमें वैट भी शामिल है। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो यहाँ पर एस क्लास का एक्स शोरूम प्राइस ही 1,80,00,000 है, और अगर इसमें हम आरटीओ और बाकी सब टैक्सेस ऐड कर दें तो ये प्राइस 2 करोड़ तक पहुँच जाता है। जब कोई कार इंडिया में इंपोर्ट की जाती है तो उसके ऊपर 60 से 100% तो सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है, जो कि उसके प्राइस को आधे से ज़्यादा या फिर डबल कर देती है। उसके बाद 10% सोशल वेलफेयर सरचार्जेस, आईजीएसटी और सेस मतलब टैक्स पे टैक्स। आईजीएसटी ये आपकी कार की कॉस्ट और इम्पोर्टेड कॉस्ट को ऐड करके जो रकम बनती है उसके ऊपर लगाई जाती है। आईजीएसटी और जीएसटी के रूल्स सेम ही होते हैं। अमेरिका में इंपोर्टेड कार्स पर सिर्फ 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, यूरोपियन यूनियन में 10% और चाइना में भी सिर्फ 25 से 50%, लेकिन इंडिया में 60 से 100%। और जब आप इसमें आरटीओ और बाकी टैक्स मिला देते हैं तो टोटल टैक्स 120 से 218 तक पहुंच जाता है। सोचो, आपने लाखों रुपए कार पर टैक्स दे दिया, रोड टैक्स दे दिया, रजिस्ट्रेशन फीस भर दी, काउ सेस दे दिया, ग्रीन सेस दे दिया। अब आप सोचते हैं कि अब तो मैं अपनी कार फ्रीली रोड पर चला सकता हूँ, लेकिन नहीं। जब आप हाईवे पर निकलते हैं तो हर 50-60 किलोमीटर पर आपको एक टोल टैक्स खड़ा मिलेगा, जहां मिनिमम 50 रुपए से लेकर 200 से 300 रुपए आपको टोल भरना पड़ेगा। और अगर ये टोल टैक्स देकर हमें वर्ल्ड क्लास हाईवेज मिलते तो बात अलग थी, लेकिन सड़कों की हालत तो हम सब जानते ही हैं। गाड़ी पेट्रोल के बिना तो चलती नहीं है, और पेट्रोल के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि पेट्रोल पर भी 55% तक टैक्स लगा होता है?
ये टैक्स का जाल इस कदर फैला हुआ है कि आप रियलाइज भी नहीं कर पाते आपसे सरकार किस तरह से टैक्स वसूलती है। आपकी सैलरी से ऑलरेडी 30% तक इनकम टैक्स काट लिया जाता है और फिर जो पैसा बचता है उससे आप कार खरीदते हैं, जिस पर फिर से 50% तक टैक्स लगा दिया जाता है। मतलब एक कार खरीदने के लिए आप 4 बार टैक्स पे कर रहे हैं। पहला इनकम टैक्स, फिर कार खरीदने पर जीएसटी, सेस और रजिस्ट्रेशन टैक्स, और कार चलाने के लिए जो पेट्रोल लगेगा उस पर टैक्स, और फिर एंड में हाईवे यूज करने पर टोल टैक्स। और बस यही नहीं, सरकार हर साल हमसे टैक्स लगाकर अरबों रुपए वसूलती है, लेकिन क्या हमें वर्ल्ड क्लास हाईवे और रोड्स मिल पाते हैं? आज भी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे गड्ढे हैं, दिल्ली की रिंग रोड पे ट्रैफिक जाम लगता है, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता की रोड्स की हालत मानसून में किसी से छुपी हुई नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल के नाम पे ग्रीन सेस जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन आज भी दिल्ली दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? हमारी सरकार इंपोर्टेड कार से हजारों करोड़ों रुपए हर साल कमाती है, लेकिन क्या हम इस पैसे का रिजल्ट देख पा रहे हैं? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार खरीदना सिर्फ सपना नहीं, एक स्ट्रगल बन चुका है। सालों की मेहनत, सेविंग्स और सेक्रीफाइस के बाद भी कार प्राइस का एक बड़ा हिस्सा सरकार के टैक्सेस और फीस भरने में चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कार पे टैक्सेस और हिडन चार्जेस कम होने चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें।